डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर जिसका नाम है गति। ये वीडियो क्लास 9th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इस चैप्टर के हम टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, पेज नंबर 110। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आपका ये देखिए 8th चैप्टर है जिसका नाम गति है। ठीक है, इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुल दूरी तय की गई। कह रहा है कोई वस्तु है, उसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई। ठीक है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो पूछ रहा है कि इसका जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है क्या? अगर हाँ, यदि आपका आंसर हाँ में है तो अपने जो उत्तर है, आंसर है, उसका उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि जो आपका आंसर है वो उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, आपको पहले तो मैं बता देता हूँ कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। स्टूडेंट, दूरी तो होता है, देखिए जो आपने रास्ता कवर किया, जो आपने रास्ता तय किया ना, उसका जो लेंथ होता है ना, उसको दूरी बोलते हैं। स्टूडेंट, जैसे 2 पॉइंट्स थे, ए और बी पॉइंट। ठीक है, आप ए से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से होते हुए बी तक पहुँचे। ये जो रास्ता था ना वो 7 किलोमीटर का था। स्टूडेंट, ठीक है, तो आपने ये जो रास्ता तय किया, ए से बी तक पहुँचे, तो यहाँ आपसे दूरी पूछे कि दूरी कितनी है, तो आप कहोगे कि 7 किलोमीटर है जी। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस रास्ते से होके आते, इस रास्ते से होके, ये रास्ता इस तरह से जाता है, बी तक आता है, ये भी बी तक आता है। ठीक है, लेकिन इस रास्ते का जो लेंथ है ना, पाथ लेंथ, वो है 10 किलोमीटर। स्टूडेंट, तो यहाँ आपसे दूरी पूछते कि आपने कितना दूरी तय किया, तो आप कहते 10 किलोमीटर सर। ठीक है, इसके बाद एक रास्ता और भी, अगर आप ए से बी तक इस रास्ते आते हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट सरल रेखीय पाथ, ठीक है, बिल्कुल सीधा रास्ता है एक, जो ए से बी तक जाता है। ये स्टूडेंट 5 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आप इस रास्ते से होके आते और हम पूछते आपसे कितना दूरी तय किए, तो बोलते कि सर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो दूरी होता है, यानी कि आप किस रास्ते से आपने कितना लेंथ जो है ना वो कवर किया, कितनी लेंथ, कितनी लंबाई तय की, उसको बोलते हैं दूरी। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच जो कम से कम रास्ता होता है ना, उसको बोलते हैं विस्थापन। स्टूडेंट, कहने का मतलब हो गया 2 बिंदु कौन से होने चाहिए? देखिए 2 बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का कम से कम रास्ता जो है ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, जैसे इसमें ए से चलना स्टार्ट किया, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ ए है। इसके बाद अंतिम बिंदु जहाँ पे हमने चलना बंद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बी तक आए तो यहाँ अंतिम बिंदु बी है। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कौन सा होगा? स्टूडेंट, 2 बिंदुओं के बीच यानी ए और बी, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ये वाला होगा। स्टूडेंट, इससे ज़्यादा छोटा रास्ता पॉसिबल नहीं है। 2 बिंदुओं के बीच, अगर 2 बिंदु कोई कहीं भी है, उनके बीच अगर कम से कम रास्ता हमें देखना हो तो कौन सा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है, यही होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना 2 बिंदुओं के बीच, इसको विस्थापन बोलते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ अगर हम विस्थापन की बात करेंगे कि कितना विस्थापन हुआ, तो हम कहेंगे सर 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे विस्थापन आ जाता है 5 किलोमीटर। स्टूडेंट, क्या डिफरेंस हुआ दूरी और विस्थापन में? देखिए, दूरी और विस्थापन दोनों ही रास्ते की लंबाई है और दोनों का ऐसा ही मात्रक भी सेम होता है। दूरी को भी मीटर में मापते हैं और विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं। फर्क ये होता है स्टूडेंट, ये जो दूरी होती है ना, इसके अंदर हम दूरी के अंदर, दूरी जो आपकी एक अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो आपकी एक सदिश राशि है। स्टूडेंट, अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि जैसे एक तो होता है समान, एक असमान, इसका अपोजिट होता है ना, वैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अदिश यानी कि इसके अंदर जो दिशा है ना वो नहीं होती, जबकि सदिश से मतलब साथ, इसके अंदर जो है ना वो दिशा होती है। स्टूडेंट, इसमें दिशा नहीं होती तो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, और इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, जैसे दूरी की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि
आपके गांव से नेक्स्ट जो गांव है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप कहते हो कि मान लीजिए जितना भी होता है, आप कहते हो कि 7 किलोमीटर की दूरी पे है या 7 किलोमीटर दूर है नेक्स्ट गांव। तो आप जो बता रहे हो ना 7 किलोमीटर दूर है, इसमें जो 7 है ना 7, ये क्या है, परिमाण है। परिमाण होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 10 20 30 जो भी है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ना, अंकीय मान, वो परिमाण होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप क्या बता रहे हो उसके अंदर, ये सॉरी यूनिट हो गया इसके पीछे लेंथ का। तो 7 किलोमीटर दूर है, तो आपने दूरी बताया 7 किलोमीटर, इसमें क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण आता है, दिशा नहीं बताते आप। उसमें ये मेंशन नहीं करते कि इतने टर्न आएंगे या इस रास्ते में जो है आपको इस तरफ टर्न लेना है, फिर आगे इस तरफ टर्न लेना है, इस तरह का मेंशन नहीं होता। आप सिर्फ दूरी बता रहे हो, सिर्फ परिमाण बता रहे हो स्टूडेंट, ठीक है। जबकि जो विस्थापन होता है ना, इसके अंदर कौन, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि आपको विस्थापन पता, आपको क्या होता है, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच का कम से कम रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और दो बिंदु है, चाहे ये दो बिंदु कहीं भी हो, इनके बीच का जो कम से कम रास्ता होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, इस तरह से स्ट्रेट पाथ होगा। और स्ट्रेट पाथ होगा, मान लीजिए इसके बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, तो स्ट्रेट पाथ होगा तो हमें पता है 4 डायरेक्शन होती है, उनमें से कोई ना कोई एक डायरेक्शन जो है पक्का मिलेगी। तो हम बता सकते हैं कि ये रास्ता जो है ना 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है। तो इसमें इसके साथ जो है ना हम दिशा ऐड कर सकते हैं। और परिमाण भी होता है, 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, तो परिमाण भी है, इसमें दिशा भी है। तो ये सदिश राशि हो जाती है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका जो दूरी और विस्थापन जो है ये होता है। इसमें क्वेश्चन में था, अभी वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक वस्तु ने कुछ दूरी तय किया, तो देख लीजिए, नेक्स्ट यहीं देख लेते हैं। एक वस्तु ने कुछ दूरी तय किया, मान लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो आपने कुछ दूरी तय किया, यानी कि आपका घर से जो स्कूल का दूरी है वो 4 किलोमीटर का है, ठीक है। आप क्या घर से और सुबह स्कूल के लिए निकले, स्कूल में पहुंचे, आपने दूरी कितना तय किया, 4 किलोमीटर। आप वापस दोपहर को छुट्टी होने के बाद स्कूल से वापस घर आए, कितना दूरी तय किया, 4 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने, 8 किलोमीटर का स्टूडेंट। और यहाँ पर आपसे पूछे कि आपका विस्थापन कितना हुआ यहाँ, तो आप कितना कहोगे स्टूडेंट, 0 कहोगे। 0 क्यों कहोगे, क्यों, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच कम से कम दूरी। यहाँ प्रारंभिक बिंदु क्या है, यहाँ घर से चले तो सुबह, अंतिम बिंदु क्या है, वापस घर पे आ गए। यानी कि प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है। यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में जो दूरी है, जो लेंथ है, वो कितना, 0। तो आपका विस्थापन भी क्या हो गया, 0 हो गया स्टूडेंट। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा था कि क्या जो विस्थापन है वो 0 हो सकता है क्या, अगर आपने कुछ दूरी तय किया हो और विस्थापन 0 हो, ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और फिर इसको कीजिए। एक खेत है वर्गाकार ABCD, वर्ग का चारों भुजा क्या होती है, एक समान होती है, यानी कि इसमें एक भुजा दे रखी है, कितना, 10 मीटर का ना, हाँ 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो कह रहा है कि किसान है जो यहाँ इस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और फिर B पे आता है, C पे, D पे और वापस A पे। इतना जब A से चल के वापस A पर आता है ना, तो वो कितना टाइम लगता है, उसको 40 सेकंड लगता है स्टूडेंट। इसका मतलब हो गया कि यहाँ 10 सेकंड लगा, फिर 10 20 30 40 सेकंड में ये वर्गाकार खेत का जो है ना एक चक्कर जो है वो पूरा कर लेता है। तो कह रहा है 2 मिनट और 20 सेकंड तक वो चलता है स्टूडेंट। 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता है, तो हम देख लेते हैं 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो कहाँ होगा। तो देखिए एक चक्कर लगाया तो कितना सेकंड लगा, देखिए 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में बदल लीजिए। टोटल 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 140 सेकंड, यानी कि 140 सेकंड बाद वो कहाँ होगा ये पता करना है। तो एक चक्कर लगाया 40 सेकंड, 2 चक्कर लगाया 80 सेकंड, 3 लगाया 120,
120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे हो गए, इसके बाद उसको 20 सेकंड और चलना है स्टूडेंट, तो 10 सेकंड और 10 सेकंड 20 यानी कि 140 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, सी पॉइंट पे होगा। अब पूछ रहा है कि विस्थापन का परिमाण क्या होगा, विस्थापन कितना होगा। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी, तो एक बिंदु ये रहा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये हमें दूरी जो है, विस्थापन जो है ना वो निकालना है कितना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट, ये देखिए एक ट्रायंगल हो गया। आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, इस तरह से दो साइड्स दे रखी है, तीसरी निकाल सकते हो ना। किस तरह से निकालते हो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर स्टूडेंट। तो ए सी का स्क्वायर हमें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू दे रखा है कितना, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 प्लस 100 कितना हो जाता है, 200 स्टूडेंट। अब देखिए ए सी का स्क्वायर 200 है, तो हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए हमें। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, 200 स्क्वायर रूट लग गया। तो इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, इसका वैल्यू आप सोल्व करोगे तो आएगा 14.40 मीटर। तो ये आपका विस्थापन आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है, ए दे रखा है वह शून्य नहीं हो सकता, बी दे रखा है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको विस्थापन और दूरी के बारे में ना 3 बातें बता देते हैं कि एक तो जो विस्थापन होता है ना वो दूरी के बराबर हो सकता है, ठीक है, विस्थापन जो है ना वो दूरी के बराबर हो सकता है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ दूरी तय किया हो, यानी कि दूरी नॉट इक्वल टू 0 हो और आपका जो विस्थापन है वो 0 हो जाए। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि ऐसा पॉसिबल है। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो विस्थापन है ना, ऐसा हो, ये हमेशा होता है कि जो विस्थापन होता है ना वो लेस देन होता है दूरी के, ठीक है। कहने का मतलब जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट, विस्थापन जो है ना वो दूरी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। विस्थापन दूरी के बराबर कब हो सकता है स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों के बीच में दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर की है। अब आप ए से चले बी पॉइंट पर आ गए, अब आपने कितनी दूरी तय की, बोलेंगे 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब बोले आपका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ अंतिम प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, दोनों के बीच की यानी कि छोटे से छोटा रास्ता ए से बी तक कौन सा होगा, यही सेम स्ट्रेट पाथ होगा। तो यहाँ आपका विस्थापन भी कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर, दूरी भी कितना, 2 किलोमीटर। तो आपका विस्थापन और दूरी जो है ना वो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दूरी जो है नॉट इक्वल टू 0 और विस्थापन 0 हो जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो आप घर से अपने स्कूल गए, स्कूल से वापस घर पे आ गए। अब प्रारंभिक बिंदु भी घर है, अंतिम बिंदु भी घर है, तो दोनों के बीच की जो विस्थापन है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। और यहाँ दूरी 0 नहीं आएगी, दूरी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ डिस्टेंस दोनों बीच में 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर जाने का 2 किलोमीटर आने का, 4 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, यानी दूरी जो है नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन आपका विस्थापन जो है वो इसमें 0 आता है स्टूडेंट। तीसरा, आपका जो विस्थापन है ना वो कभी भी जो है दूरी से बड़ा नहीं हो सकता स्टूडेंट। बड़ा क्यों नहीं हो सकता, देखिए दूरी का मतलब होता है जो आपने रास्ता चुना है, जो आपने पाथ लेंथ चुना है, ठीक है। और विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी। तो देखिए 2 बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी है जो हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, और इससे छोटा रास्ता भी कोई है क्या, पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता कि इससे छोटा रास्ता भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो आपका जो दूरी होगा ना वो विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी जो है विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका पेज नंबर 112 पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर स्टूडेंट्स 112, ये देखिए, अगर देखना हो बुक में तो पेज नंबर जो 112 पे क्वेश्चन है ये कर रहे हैं अभी हम। यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन जो है ना अभी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट, पेज नंबर कितना 112, ठीक है। तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि चाल तथा वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में क्या अंतर होता है ये बताना स्टूडेंट, चाल और किसमें, वेग में। तो स्टूडेंट क्या अंतर होता है चाल और वेग में, बड़ा सिंपल सा है। देखिए चाल तो होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी या निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग क्या होता है, जहाँ आपने यहाँ दूरी लगाया था ना, वेग में यहाँ विस्थापन आ जाता है स्टूडेंट। वेग में क्या लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक है। दोनों में देखिए चाल और वेग दोनों ही क्या चीज़ है, दोनों ही ये शो करती है कि कोई भी वस्तु है वो आपकी गति में है, कोई भी वस्तु है वो किसी वस्तु की रफ्तार को शो करती है, दोनों चीज़ें। फर्क क्या होता है, चाल का सूत्र होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो देखिए दोनों में स्टूडेंट कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये तो हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होता है, चाल का सूत्र ये होता है, वेग का सूत्र ये होता है। चाल का सूत्र दूरी बटे में समय और वेग विस्थापन बटे में समय। देखिए वेग, किसी वस्तु का वेग दिया हुआ ना, इसका मतलब ये हो गया, वेग में क्या होता है विस्थापन, इसका मतलब ये हो गया कि वो वस्तु जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट बिल्कुल सीधे रास्ते पे जो है ना वो गति कर रही है। और चाल दिया होता है किसी वस्तु का ना, चाल का मतलब हो गया कि उसका स्पीड दिया हुआ है और उसके बाद में उसका इस तरह से रास्ता मेंशन नहीं किया जाता इसके अंदर कि वो किस तरह का रास्ता है। अगर किसी चीज़ का वेग दिया है ना तो हमें पता लग जाता है, वस्तु का वेग दे दिया, इसका मतलब जो वस्तु है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो ये सेकंड इसका अंतर हो गया। थर्ड क्या हो गया, जो आपका चाल होता है ना, वो एक चाल जो है वो एक अदिश राशि है स्टूडेंट, अदिश राशि है। और ये क्या है, एक सदिश राशि। अदिश सदिश क्या होता है, ये एक दूसरे के दोनों बिल्कुल अपोजिट है। जैसे एक तो होता है समान, एक होता है असमान, ठीक है। समान वेग, असमान वेग, समान चाल, असमान चाल, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। वैसे ही अदिश सदिश एक दूसरे के अपोजिट है। अदिश का मतलब जिसके साथ जो है ना दिशा जो होती है ना, दिशा वो नहीं होती। सदिश का मतलब स मतलब साथ, यानी जिसके साथ दिशा होती है ना वो सदिश होता है। अच्छा, अदिश के पास दिशा नहीं होती तो क्या होता है, इसके पास होता है परिमाण, और इसके पास भी क्या होता है, परिमाण। यानी कहने का मतलब परिमाण दोनों के पास होता है, लेकिन जिसके पास दिशा होती है तो वो सदिश राशि हो जाती है, जिसके पास दिशा नहीं होती तो वो अदिश राशि हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके पास दोनों चीज़ें होती है। ये होती है अदिश और सदिश राशि। जैसे अदिश राशि का एग्जाम्पल बताएं आपको, जैसे अदिश राशि जो दूरी होती है ना वो अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें कभी भी दूरी मेंशन नहीं होती। जब आपसे पूछेगी, कोई पूछेगी या आपके गांव से जो नेक्स्ट गांव है वो कितनी दूरी पे, आप कहते हो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जो वहाँ बताते हो ना 10 किलोमीटर जो बता रहे हो ना, वो जैसे बताते हो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे, तो जो 10 बता रहे हो ना वो वस्तु क्या क्या है, परिमाण है। परिमाण का मतलब नंबरिकल वैल्यू, 10, 20, 30, 200, 500, ये जो वैल्यू होता है ना वो परिमाण होता है। आप बता रहे हो 10 किलोमीटर की दूरी पे नेक्स्ट गांव है, उसके साथ कभी भी दिशा नहीं जोड़ते कि यहाँ इतने टर्न आएंगे, आपको इतना, ये जो रास्ता है वो इस तरह से जो है इतने टर्न आएंगे, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ दूरी बता रहे हो कि इतने किलोमीटर पे जो है नेक्स्ट गांव आता है, तो वो आपका सिर्फ परिमाण बता रहे हो, तो वो आपका जो है ना दूरी जो है वो अदिश राशि हो गया। इसके बाद जो समय है वो भी अदिश राशि होता है। कैसे,
जो समय होता है ना, जैसे आपका जो एग्ज़ाम है ना वो 3 आवर्स का होगा, तो देखिए इसमें 3 आवर्स, 3 क्या है, परिमाण है, इसमें सिर्फ परिमाण बता रहा है, ऐसा नहीं कह रहे कि आपका पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स का उत्तर दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, इस तरह का कुछ नहीं बताते ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो समय जो है वो भी क्या, एक अदिश राशि है स्टूडेंट। और इसके बाद सदिश राशि कौन सी होती है, जैसे विस्थापन हो गया, विस्थापन जो है ना वो सदिश राशि है। क्यों, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, और आपको पता है दो बिंदु कहीं भी दिए हो, ये यहाँ कहीं भी दो बिंदु हो, उनके बीच में विस्थापन क्या है, तो आप एकदम से सीधा रास्ता इस तरह से बना दोगे, कह दोगे ये विस्थापन है। और जो रास्ता बनाओगे उसकी कोई ना कोई दिशा पक्का होगी ना, और जो दिशा होगी वो हम निकाल सकते हैं कि कौन सी दिशा में है ये। तो जो विस्थापन होता है ना उसके साथ दिशा लगती है, परिणाम भी लगता है कि इतने किलोमीटर इस दिशा में है, तो वो आपका विस्थापन जो है वो सदिश राशि हो जाता है। इसी तरह से वेग जो होता है ना, वेग वो भी सदिश राशि होता है, क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। और विस्थापन का मतलब हमारे पास दिशा है, वस्तु जो है वो सीधे रास्ते पे गति कर रही है, इसका मतलब जो वेग हो रहा है उससे भी क्या दिशा का पता चल रहा है, तो वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम ये जो तीनों डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट, चाल और गति के अंदर। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेज नंबर 112 पर ही। ये क्या है, किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग औसत चाल के बराबर होगा। कह रहा, देखिए लिख लेते हैं, औसत वेग जो है ना वो बराबर होगा किसके, औसत चाल के। तो स्टूडेंट औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसी तरह औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे में कुल दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि लिख सकते हो कुल समय। ठीक है, तो ये औसत वेग हो गया, ये औसत चाल हो गया। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर कब होंगे स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर तभी होंगे तब ये जो गति कर रहे हैं वो एक ही रास्ते पे करें, और वो रास्ता कैसा हो, सरल रेखीय हो, सीधा रास्ता हो, स्ट्रेट पाथ हो स्टूडेंट। यानी ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होगा ना, तो औसत वेग और औसत चाल है वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ए से बी तक का ये जो रास्ता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। मान लेते हैं 5 किलोमीटर का रास्ता है, और किसी ने तय किया, किसी वस्तु ने 1 आवर में, 1 घंटे में, तो इसका औसत वेग कितना आ गया स्टूडेंट, औसत वेग कुल विस्थापन बटे समय। कुल विस्थापन कितना आया, 5 किलोमीटर, कुल समय 1 आवर, तो लिख दोगे 5 किलोमीटर पर आवर, इसका औसत वेग आ गया। उसी तरह से इसका औसत चाल कितना आया स्टूडेंट, चाल के लिए क्या चाहिए, कुल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, कुल समय कितना है 1 आवर, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से औसत वेग और औसत चाल बराबर हो सकते हैं कब, जब आपका जो रास्ता है, जिस रास्ते पे जो वस्तु गति कर रही है वो सरल रेखीय हो, सीधा रास्ता हो। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है स्टूडेंट, ओडोमीटर। तो एक तो क्वेश्चन आता है ओडोमीटर की, आपकी एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, और दूसरा आता है स्पीडोमीटर होता है एक, स्पीडोमीटर। ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, आपका बाइक या कार जो घर में होता है उसमें देखना एक आगे मीटर लगा होता है, ठीक है, उस पर ना इस तरह से रीडिंग लिखी होती है उसके अंदर, जैसे 2 4 6 0 इस तरह की रीडिंग है ये। ठीक है, और आप जब चलना स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि ये रीडिंग होती है, ये रीडिंग को ए मान लेते हैं। जब आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो रीडिंग चेक करते हो, तो ये जो रीडिंग होती है ना, ये मान लीजिए कुछ इतना आ जाती है 6 8। ठीक है, तो आप देखते हो जिस मीटर में देख रहे हो ना कि जब हम चले तो रीडिंग इतना था और ये रीडिंग इतना आ गया, रीडिंग में डिफरेंस यानी कि 8 का आया, तो आप कहते हो कि हमने जो है ना 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया, 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो आप जिस मीटर में ये देखते हो ना उसको ओडोमीटर बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दूरी मापने वाला यंत्र नाम बताओ, ओडोमीटर, या ओडोमीटर क्या मापता है, तो आप बता सकते हो कि दूरी मापता है।
दूसरा होता है स्पीडोमीटर। ओडोमीटर के पास में 1 मीटर और लगा होता है जो स्पीड बताता है स्टूडेंट। आप कहते हो कि हमारा बाइक जो है देख के कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो एक स्पीडोमीटर भी होता है, 0 से स्टार्ट होता है और जितनी भी आपका स्पीड होता है वहाँ तक लिखा होता है, ठीक है। तो ये स्पीडोमीटर होता है जो क्या बताता है, स्पीड बताता है, चाल बताता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि स्पीड या चाल को मापने वाले यंत्र का नाम बताओ, तो स्पीडोमीटर। या पूछे कि स्पीडोमीटर क्या काम आता है, तो चाल मापने का यंत्र है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है स्टूडेंट। जब वस्तु एक समान गति कौन सी होती है स्टूडेंट। जैसे एक समान गति का मतलब ये होता है, जैसे ए बी 2 पॉइंट्स है, ठीक है, इनके बीच का ये रास्ता। एक समान का मतलब हो गया कि यहाँ मान लीजिए कि क्या मानूंगे, यहाँ मान लीजिए कि 1 आवर, ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए 1 आवर, यहाँ भी मान लीजिए 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो एक समान गति का मतलब ये हो गया कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, देखिए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको बोलेंगे कि वो समान गति में है। किस तरह से, देखिए समान समय अंतराल का मतलब, देखिए ये वस्तु जब ए से बी तक गई ना, तो आप चेक करोगे ए से चलने के बाद 1 घंटे बाद इसने ना 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। आगे वाले 1 घंटे में भी इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, आगे भी 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, उससे आगे भी ट्रेवल कर लिया था। तो इसका मतलब समान समय अंतराल में, देखिए 1-1 घंटा ना समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है ये वस्तु, तो इसको हम कहेंगे ये समान गति में है। तो समान गति में जो वस्तु होती है उसका मार्ग कैसा होता है, सरल रेखीय होता है, सीधा होता है स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हो कि इसका मार्ग जो है एक सरल रेखीय मार्ग होगा। इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में, देखिए आपका पृथ्वी है, ये कोई अंतरिक्ष में सिग्नल है, इसको पृथ्वी तक पहुंचने में ना टाइम दे रखा है कितना, 5 मिनट लगते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 5 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी पर अब पूछ रहा है कि ये जो पृथ्वी से ये जो अंतरिक्ष यान है ना, इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है। और क्या दे रखा, आपको दे रखा है कि जो सिग्नल है ना उसका जो चाल दे रखा है, कितना चाल है सिग्नल का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है ना वो सिग्नल आ रहा है। तो इन दोनों के बीच दूरी बताना है, यानी कि आपका जो पृथ्वी और ये अंतरिक्ष यान है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है स्टूडेंट फॉर्मूला, चाल = क्या होता है, दूरी बटे समय। और यहाँ देखिए हमें क्या निकालना, दूरी। तो दूरी को अकेला छोड़ दीजिए, इधर दूरी अकेला छोड़ेंगे तो जो समय है वो किस में है, डिवाइड में, इधर आगे चाल के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, चाल इंटू में समय हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद दूरी जो है ना आपका कितना है, दूरी निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो दूरी = चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है, देखिए समय देखिए 5 मिनट दिया हुआ है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल्स करते हो तो इनका सबका जो SI यूनिट चेक कर लिया करो, सारी चीज़ें SI यूनिट में होनी चाहिए। जैसे टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है स्टूडेंट, तो यहाँ 5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है। कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 300। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 3 × 10⁸ इंटू, इसको 300 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 100, और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 कितना 9, 10⁸, और 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। और इसको थोड़ा सा और अगर चेंज करें इसमें तो 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, पावर जो है ऐड हो जाती है, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 × 10⁻10 मीटर, ये आ गया आपका दूरी या आपका जो डिस्टेंस है पृथ्वी और अंतरिक्ष यान के बीच में, वो 9 × 10⁻10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेज नंबर 114, आपका जो NCERT बुक है 114, ठीक है। ये देखिए
आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, इसका 114 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन। अब इन तीनों क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप किसी वस्तु के बारे में, देखिए पेज नंबर लिख लेते हैं पहले, पेज नंबर 114। क्या कह रहा है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण से गति में है या असमान त्वरण से गति में है। तो एक समान और असमान गति क्या होती है, पहले तो ये देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए असमान गति और ये है समान गति और ये है असमान गति। तो देखिए ये बिंदु है ए, ये बी, ये ए, ये बी, इसके बीच में ये 1 हावर 1 हावर 1 हावर 1 हावर, ठीक है, 1 हावर 1 हावर 1 हावर 1 हावर। इसके बाद देखिए अगर किसी वस्तु ने, देखिए यहाँ 1 हावर में मान लीजिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, और इसमें भी 5 किलोमीटर का, इसमें भी 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, ठीक है। यानी समान समय अंतराल में अगर समान कोई वस्तु समान दूरी तय करती है ना, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, देखिए हर एक घंटे में इसने, आप बीच में से कोई भी 1 घंटा उठा के देख लीजिए, उसमें इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इस तरह की गति को समान गति कहते हैं स्टूडेंट। और असमान गति कौन सी होगी, जिसमें ये जो 1 हावर है ना, इसमें तो मान लीजिए इसने 5 किलोमीटर का कर लिया, तो क्या पता आगे वाला जो 1 घंटा इसमें जो है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, आगे में 7 कर ले, आगे में 6 कर ले। तो इस तरह से समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है ये वस्तु, तो इस तरह की गति को असमान गति कहते हैं स्टूडेंट। और असमान, अगर आपको असमान त्वरण कह दे कि समान त्वरण या असमान त्वरण क्या होता है, तो उसमें क्या कहोगे, उसमें त्वरण आ जाएगा इनकी जगह। जैसे ए और बी के बीच में त्वरण है, यानी कि यहाँ एक पहला सेकंड है, यहाँ भी 1 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 सेकंड है। तो इस सेकंड में इसका त्वरण मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे आगे भी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान त्वरण जो है ना, वो समान त्वरण में है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो समान त्वरण से गति कर रही है। कहने का मतलब, आप बीच में से देखिए कोई भी 1 सेकंड उठा के देखिए, उसमें उसका त्वरण जो है ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अगर, तो उसका जो, उसको हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, समान त्वरण से गति में है या समान त्वरण से गति कर रही है। असमान त्वरण क्या होगा स्टूडेंट, कि वो वस्तु असमान त्वरण से गति करे, उसमें ऐसा होगा जो समान समय अंतराल है ना, इसमें त्वरण जो है ना समान नहीं होगा। जैसे यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 4 भी हो सकता है, आगे वाले में 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इस तरह समान समय अंतराल में अगर असमान त्वरण आ रहा है ना, तो उस तरह की गति को हम कहेंगे कि असमान त्वरण से ये वस्तु गति कर रही है। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, किसी बस की चाल, कह रहा है किसी बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी बस की चाल जो है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घट के कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब 80 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, तो स्पीड को कम होने में क्या लगता है, समय लगता है। और कितना समय लगता है स्टूडेंट, टाइम कितना है, 5 सेकंड का समय लगा है। अब क्या बताना है आपको, त्वरण निकालना है कि त्वरण कितना होगा। तो देखिए पहले स्पीड कितना, पहले जो है वो चाल कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये क्या हो गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर हो गया प्रारंभिक वेग, और ये हो गया अंतिम वेग या अंतिम चाल आपकी, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो पहले तो देखते हैं कि सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में है क्या। तो आपका चाल या वेग होता है उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का भी और वेग का भी, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका देखिए यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, इसको किस में बना लेंगे, मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं स्टूडेंट। तो निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
200/9 मीटर पर सेकंड। इसके बाद इसको भी कर लेंगे 1000/3600 और इसका आ जाएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यह आ गया। अब त्वरण निकालना स्टूडेंट, तो क्या करोगे, आपको जैसे गति के 3 समीकरण बताए थे मैंने एक वीडियो में। ठीक है, तो गति के तीनों समीकरणों में देखिए पहला समीकरण होता है v = u + at। v जो होता है ना वो अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है। a जो होता है वो त्वरण होता है, t होता है समय। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो समीकरण है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए क्या होता है, v = u + at। इसमें देखिए आपको सब दिया है, v भी दिया है, u भी दिया है, t भी दिया हुआ। ये निकाल सकते हैं आसानी से, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप जल्दी से। जैसे v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 50/3, u का वैल्यू 200/9 प्लस त्वरण निकालना है, t कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। तो आप सोल्व कर लीजिए। अब जो आपका इस तरह से लिख लीजिए 50/3 बराबर 200/9 और प्लस का आ गया 5a। इसके बाद आप 5a को अकेला छोड़ दीजिए। 5a अगर अकेला रह जाएगा तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 50/3 माइनस 200/9। और इस तरह से जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से आएगा 5a। तो इसका एलसीएम लेंगे 9 और इसके बाद 150 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50/9, यानी कि हमारे पास आ गया 5a। ठीक है, क्या आ गया था 5a प्लस का। ठीक है, 5a = माइनस का 50/9। अब a निकालना है हमें, a को अकेला छोड़ दीजिए, 5 इधर आ जाएगा, 9 इंटू में 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया माइनस का 10/9। तो a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये a का वैल्यू त्वरण आ गया यहाँ पे स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर/आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण ज्ञात करें स्टूडेंट। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए एक रेलगाड़ी की, एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग जो है ना वो 0 है। उसके बाद वेग प्राप्त कर लेती है, चाल प्राप्त कर लेती है कितने की, 40 किलोमीटर/आवर की। कितने टाइम में, टाइम भी दिया हुआ 10 मिनट में। अब क्या निकालना है, त्वरण निकालना है स्टूडेंट। कैसे निकलेगा, पहले जो देखिए सारी चीज़ ऐसा यूनिट में है क्या, नहीं है तो देखिए बना लीजिए। इसको ऐसा यूनिट में बनाएंगे तो किलोमीटर/आवर है, तो 1000/3600 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। इसके बाद 10 मिनट है, सेकंड में बना लीजिए। ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। 10 इंटू में कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा आपके पास। अब वही फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका समीकरण जो है ना वो क्या था, v = u + at। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें दी हुई, a नहीं दे रखा तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना। v कितना दे रखा है 100/9, u कितना दे रखा है 0 प्लस a हमें निकालना है, t कितना दे रखा है 600। तो देख लीजिए आसानी से 100/9 = कितना आ जाएगा 600a। a को अकेला छोड़ दीजिए, ये जो 600 है इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। इसके बाद आपका a जो है वो आ जाएगा 1/54, जिसको अगर सोल्व करोगे तो 0.02
मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 118 118 पे है। देखिए 118 पेज नंबर पे है, जैसे आपको दिखा देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु की एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। कह रहा है कोई वस्तु एक समान गति कर रही है और असमान गति कर रही है, दोनों के लिए समय और दूरी के बीच में जो ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा स्टूडेंट। तो देख लीजिए, पहले ग्राफ बना के दिखा देते हैं आपको। ग्राफ इस तरह से बनता है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो आपका इसमें क्या है, जैसे समय और दूरी के बीच में ग्राफ बनाना है, ये भी किस में है, समय और दूरी के बीच में ग्राफ है। जो समय है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग आती है और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस के अलोंग आती है। तो यहाँ दूरी आ जाएगा और एक्स एक्सिस के अलोंग समय आ जाएगा। हमेशा आपको समय इस एक्सिस के अलोंग लेना है। इसके बाद एक समान गति के लिए आपका जो ग्राफ है ना वो कैसा होगा। हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में कभी भी कोई ग्राफ पूछे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसका एक समान गति का कोई ग्राफ पूछे तो आपको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो बना देनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, लीनियर ग्राफ, ये हमेशा क्या शो करता है, समान गति को शो करता है। ये ग्राफ जो होता है ना वो समान गति के लिए होता है। कोई वस्तु समान गति कर रही है ना, उसके लिए जो हमेशा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखी, इस तरह का ग्राफ होगा स्टूडेंट, ठीक है। और अगर कोई वस्तु असमान गति कर रही है तो उसके लिए ग्राफ देखिए स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है वो ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है,